गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडलीव का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ टामित्र इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों का जो आवर्त सारणी में प्रारंभिक जो विकास था, उनका सबसे ज़्यादा योगदान जो था इन्हीं का था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के परमाणु भार और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का पहले अध्ययन किया। और रासायनिक गुण के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों के साथ क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो उनका मेन जो वर्गीकरण का जो टॉपिक था वो यही था कि उन्होंने परमाणु भार और उसके भौतिक गुणों के और रासायनिक गुणों के बीच का जो संबंध था वो लिया था, और उन तत्वों को के अंतर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ यौगिकों का बना हुआ यौगिक को चुना था। क्योंकि ये वो अत्यंत सक्रिय थे। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। मेंडलीव की आवर्त नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह और वर्ग यानी कहते हैं, तथा क्षैतिज पंक्तियाँ को आवर्त कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो आवर्त सारणी अपनी बनाई थी वे ऐसे बनाई थी, ये वर्ग था और ये उसके आवर्त थे। इसमें जो पहला से लेकर कितना तक है, 8वां तक के नंबर दिखाई दे रहा है। इसमें जो R2O, RH, ये ऊपर के जो है वो पूरे क्या है, ऑक्साइड है, और नीचे के पूरे क्या है, हाइड्राइड है। क्योंकि उन्होंने अभी हम लोग पढ़े कि उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को चुना था। तो जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड है, और जिसमें हाइड्रोजन है वो उसके हाइड्राइड है। तो यहाँ पर ऑक्साइड को और हाइड्राइड को सबसे ऊपर खंड में किया था, और उसके बाद तत्वों को क्या करा, व्यवस्थित किया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो प्रकाशन है 1872 में जर्मन की पत्रिका में हुआ था। उनके ऊर्ध्व स्तंभ में शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र दिए गए हैं, जो हम लोग अभी देखें, जिनमें अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑक्साइड को CO2 को RO2 लिखा गया है, जो हम लोग अभी देखे। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि, तो उसमें क्या क्या उपलब्धि पाई गई कि तत्वों के अध्ययन में वो सहायक थे, मतलब हम तत्वों के अध्ययन को आसानी से समझ सकते थे। नए तत्वों की खोज में वो सहायक था, मतलब वो नए तत्वों की खोज के लिए वो सहायक था, मतलब आगे वो भविष्य में कभी भी नए तत्व खोजे जाएँ तो उनके लिए उन्होंने क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और इन रिक्त स्थानों को दोष न देखने की बजाय उन्होंने ऐसे तत्वों का अनुमान भविष्य में किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। उसके बाद संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया और उसको त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना गया। उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। अक्रिय गैसों का स्थान, अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था उनके इसमें। बाद में अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो इन तत्वों को अलग समूह बनाकर रखा गया था। फिर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की सीमाएं थी कि हाइड्रोजन का स्थान जो है अनिश्चित था, है ना, और भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रखा जाना था। समस्थानिक को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर बढ़ने का परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना, ये उनकी सब क्या थी, आवर्त सारणी की सीमाएं थी। फिर हम लोग देखेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने एक नियम ये किया। उनका नियम जो है मेंडलीव के आवर्त नियम के संशोधन से 1913 में आधुनिक आवर्त नियम था। उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये उसके मोसले का आधुनिक आवर्त नियम था। उसके बाद आई आधुनिक आवर्त सारणी। ये हमको दिखाई दे रही है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ये 1 2 3 ऐसा पूरा लेकर यहाँ 18 तक के क्या है, यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, ये खड़े खड़े वर्ग हैं, और ये आड़ी जो पंक्तियाँ है उसको हम बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ जो रहती है उसको
उसको हम आवर्त कहते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक के जो है वर्ग है, मतलब वर्ग कितने होते हैं 18, और आवर्त कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या है यहाँ पर आवर्त है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ एस ब्लॉक, मतलब इनको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ये पहले के 2 ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक होते हैं, ये 13 से लेकर 17 तक के क्या होते हैं पी ब्लॉक होता है, और ये जो है वो 0 समूह का है। पहला वाला 1000 रुपये तक हो तो, और उसके बाद 3 से लेकर 12 तक के, 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं इनको संक्रमण डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और ये जो है आड़ी पंक्तियाँ, उसको हम बोलते हैं क्या, क्षैतिज जो पंक्तियाँ है ये एफ ब्लॉक के है। इसको 2 सीरीज में बांटा गया, लेंथियन नहीं तो डैक्टिन है। तो ये आवर्त सारणी है। इसके अंतर्गत क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया, इसमें धातु, अधातु और उपधातु को रखा गया, इसमें निष्क्रिय तत्वों को रखा गया, और इनमें संक्रमण धातु और ये दुर्लभ धातुओं को इसमें स्थान दिया गया। तो ये थी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हम यहाँ पर जो देखें वो पूरा आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। बोर ने मोसले के नियम के अनुसार से तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे हम बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो आवर्त सारणी के परमाणु जो था वो परमाणु संख्या पर आधारित था। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई थी। यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन तथा धन आयन दोनों बनाने की क्षमता के कारण वह रासायनिक गुणों में समूह 17 के सदस्य तथा समूह 1 के सदस्यों में दोनों के स्थान थे। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह ही आधुनिक आवर्त सारणी में भी उसका स्थान जो था अनिश्चित था। ठीक है, तो ये था हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में।